हेलो 11th क्लास फिजिक्स में आज हम अध्याय 6 कार्य ऊर्जा और शक्ति पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर आप पीछे भी पढ़े हैं, 9th या 10th में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आसान चैप्टर है, सिर्फ डेफिनेशन वाला है, इसीलिए हमने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले कार्य क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य कर होगा, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर बल लगाता है, ठीक है, या अपनी मेहनत करता है या कुछ भी ऊर्जा को नष्ट करता है, तो उसके द्वारा जो भी मेहनत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य की डेफिनेशन यहाँ अगर देखें, यहाँ पर दैनिक जीवन में हमने कार्य शब्द का बहुत से उपयोग करते हैं। जैसा शिक्षक अध्यापन कर रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहा है, कुली सिर पर बोझ लिए रेलगाड़ी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है, चौकीदार दफ्तर की चौकीदारी कर आदि बोलचाल की भाषा में कार्य कहलाते हैं, किंतु विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं है। ठीक है, ये हमने दिया कार्य की डेफिनेशन जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे हम बोलेंगे हम टीचर हैं, हमने स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और भी एग्जाम्पल दिए, चौकीदार है, कोई चौकीदार दफ्तर के साइड में खड़े होकर चौकीदारी कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई कूली है, सामान रख के किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये सब कार्य हम इसको इसमें काम में जोड़ते हैं। लेकिन विज्ञान में इसको कार्य नहीं कहा जाता। विज्ञान में कार्य कब किया जाता है, जब भी किसी वस्तु पे क्या लगाया जाए, बल लगाया जाए, और बल लगाने पे क्या हो, उसमें विस्थापन हो, तो वह कार्य कहलाता है। हमने जैसे बोले कि हम बैठ के यहाँ सिर्फ बोल रहे हैं, तो बोलने में अगर हम देखें तो हम भी एक काम कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान में इसे कार्य नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? चूँकि हम सिर्फ बोल रहे हैं, बोलने से ना हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन आ रहा, ना हमारा किसी पर हम बल लगा रहे हैं, उससे कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कार्य कब माना जाता है फिजिक्स के अंदर, जब भी क्या हो, किसी पे बल लगाया जाए और बल लगाने वस्तु में क्या हो, विस्थापन हो, मतलब उसमें कुछ दूरी तय करे, उसे हम कार्य कहते हैं। तो कार्य की दो शर्तें हैं। नंबर 1, बल लगाया जाना, बल लगना चाहिए। दूसरी है बल की दिशा के लंबवत दिशा के अतिरिक्त किसी भी दिशा में वस्तु का विस्थापन। ठीक है, बल लगाया या बल लगाने पर या तो बल की दिशा में हमने धक्का मारा तो बल या तो वस्तु आगे की तरफ फंस के, या फिर किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी, लेकिन उसमें विस्थापन होना चाहिए, तो उसे हम कार्य कहते हैं। ये तो दो शर्तें हैं, ये दो शर्तें आपको लिखना है कि कार्य की दो शर्तें क्या हैं। अब अचर बल द्वारा किया गया कार्य, इसको लिखेंगे हम कि अचर बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा के वस्तु के विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये अचर बल द्वारा किया गया कार्य। हम बल लगाते हैं और बल लगाने में क्या हो, अचर मतलब एक कांस्टेंट लगातार एक सबल लगाया जाए किसी वस्तु पर, मतलब बल के मान में वृद्धि या कमी ना हो, तो उसे हम अचर बल कहेंगे। और उसमें जब बल लगाया जाए तो क्या होगा, उसका जो मान है क्या होगा, उसके बल और उसके जो विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। तो कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यदि बल को क्या माने हमने, एफ बल लगाने पर उसकी दिशा में परिमाण कितना है तुम्हारा, दिशा विस्थापन कितना एस है, तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर F/S। ये फार्मूला आपका आ गया, तो इसको यहाँ अपन लिखना है। ठीक है, अब सूत्र के रूप में यहाँ से देखेंगे हम, सूत्र के रूप में क्या है, बल का परिमाण और गुणा बल का विस्थापन की दिशा में घटक और विस्थापन का परिमाण। बात ये करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा कि यदि हम बल लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि बल हम बिल्कुल सीधा ही सीधा लगा रहे हैं या फिर लंबवत ही लंबवत लगा रहे हैं, खड़े खड़े बल, ऐसा नहीं। बल हम तिरछा भी लगाते हैं, जब तिरछा लगाते हैं तो क्या बनता है, एंगल बनेगा। ठीक है, मान लिया हमने ये बल लगाया, बल लगाने में सीधा सीधा बल नहीं, क्या कुछ कोण से बना रहा है, नीचे से या ऊपर से देखेंगे तो कुछ कोण बना रहा। जब ये कोण बना रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसके दो घटक प्राप्त होंगे। जब भी कोई वस्तु एंगल के साथ लगती है तो उसके दो घटक प्राप्त होते हैं। तो हमने इसमें क्या लेना, दिशा के अनुदिश जो घटक है वो लेना और विस्थापन का परिमाण लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल लेगा, जो कि हम जो दिशा की जहाँ विस्थापन उसकी दिशा में ले रहे हैं, तो उसको घटक को हम दो भागों में बांटे, एक होगा F cos थीटा, दूसरा F साइन। तो cos थीटा वाले भाग को लेते हैं, बाकी साइन को नहीं लेते हैं। तो F cos थीटा इंटू S इक्वल कितना हो गया, FS cos थीटा। तो ये भी एक फार्मूला आ गया, यदि कोण के साथ बल लगाया जाए या कार्य हो रहा हो कोण के साथ, तो फार्मूला क्या आएगा, F इंटू cos थीटा। सदिश रूप में इसको F इंटू S, ऊपर ये सदिश राशि का निशान, इसको भी यहाँ आपको लिख लेना है, नहीं तो आप नहीं लिखना है तो यहीं तक ये इसकी डेफिनेशन क्लियर करके इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये बल के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन हो गई है कि बल क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बल के प्रकार, प्रकृति क्या है।
तो बल जो है कार्य की जो प्रकृति कितने प्रकार की होती है, तो कार्य की जो प्रकृति है हमारे, पहली बात तो कार्य अदिश राशि है, किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी कार्य कर सकती है, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं कि हमें ये एक डेस्क को उठा के यहाँ वाले कमरे में ले जाना, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिशा में ले आए, हो सकता है हम यहाँ से घुमा के ले जाएँ, यहाँ से ले जाएँ, चाहे यहाँ से ले जाएँ, किसी भी दिशा में ले आए, लेकिन हमें बस कार्य से मतलब होता है। तो इसलिए कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो जो हमने फार्मूला बाद में लिखा है एफ एस इंटू कॉन्स्टेंट, ये चाहे तो डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला लिख सकते हैं आप, डब्ल्यू बराबर एफ एस के बाद ये फार्मूला लिख सकते हैं। यदि इसके दो घटक प्राप्त हों बल के, तो फार्मूला ये इतना बस लिख करके लिख सकते हैं हम। अब 10 मैंने दिया धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य मतलब जो बल और विस्थापन के बीच के जो कोण है वो कितना हो, 0 से लेकर 90 के बीच में हो। तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक, मतलब जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक होगा। ठीक है। डेफिनेशन दी है, जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है तो उनके मध्य न्यून कोण बनता है, जो कि कार्य धनात्मक होता है। एग्जाम्पल अगर हमें देखना है, जब कोई पिंड गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रपूर्वक गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण और विस्थापन की दिशा समान होती है। ठीक है। एक पत्थर है, वो कहाँ गिर रहा, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। बल भी कहाँ लग रहा है, चूँकि पत्थर जब नीचे गिरेगा तो बल कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और विस्थापन भी कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ ही हो रहा है। इसके द्वारा किया गया कार्य कैसा है, धनात्मक कार्य। दूसरा है, एक कुएं से बाल्टी से पानी खींच रहे हैं, तो पानी बल ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो बल भी कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, और बाल्टी भी कहाँ आ रही, इस डायरेक्शन में बल लग रहा है। तो ये दोनों की दिशाएं अगर समान होती हैं तो जो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक कार्य होता है। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, हमेशा न्यून कोण होता है, 0 से लेके 90 के बीच में होता है। तो ये सिर्फ डेफिनेशन आपको लिखना है। कार्य की 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य डेफिनेशन लिखना है, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरे पे कार्य पे आएंगे तो दूसरा कार्य हमारे पास क्या है, ऋणात्मक कार्य है। ऋणात्मक कार्य मतलब नेगेटिव। ठीक है, जिसमें एंगल कितना हो, 90 से ज़्यादा और 180 से कम और बराबर हो। ठीक है, मतलब कॉस का मान माइनस में होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कार्य बोलते हैं। ऋणात्मक क्यों बोलेंगे, चूँकि कॉस की जो वैल्यू है 90 से ऊपर जाओ, अगर 180 के बीच में आएंगे तो हम वैल्यू हमेशा माइनस में मिलती हैं। अब माइनस में क्यों आती है और क्यों माइनस में से कहेंगे कि मान लीजिए हमने ये देखिए ये बल लग रहा है, यदि दोनों बल की दिशाएं विपरीत होती हैं तो उनका उस कार्य को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कार्य बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम जब ज़मीन में चलते हैं घर्षण, तो हम बल आगे की तरफ लगाते हैं, लेकिन जो घर्षण है वो पीछे की तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये दोनों दिशाएं विपरीत होती है, इस कार्य को हम बोल सकते हैं ऋणात्मक कार्य बोल सकते हैं। दूसरा, किसी पत्थर को ऊपर खींच रहे हैं, वस्तु तो ऊपर आ रही है, बल हम कहाँ, वस्तु कहाँ ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन एक गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो नीचे की तरफ भी कार्य कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन की दिशा दोनों कैसी विपरीत हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ऋणात्मक कार्य। ये ऋणात्मक कार्य की दिशाएं अगर विपरीत होती हैं, बल लगा रहा है आगे की तरफ, लेकिन वस्तु कहाँ आ रही, आगे की तरफ जाने के बाद पीछे की तरफ आ रही है, तो इस तरीके से इस कार्य को हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कार्य बोलेंगे। तीसरा, शून्य कार्य। शून्य कार्य मतलब थीटा कितना हो, 90 हो। ठीक है, थीटा ठीक कितना हो, 90 हो, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ रखेंगे फार्मूले में एफ एस इंटू कॉस थीटा में 0 रखेंगे तो बल कितना आएगा, 0। 0 का मतलब क्या है, यदि वस्तु के अंदर या तो कई कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन विस्थापन 0, अगर कार्य 0 तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है विस्थापन 0 हो या हो सकता है बल 0 हो। एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं हम, जैसे हमने कूली का एग्जाम्पल दिए, कूली एक सर पे अपने क्या करा है, एक वस्तु को रख लिया है और चल रहा है। तो जो वस्तु है वो वस्तु सर पे के बाद कहीं सर से कहीं पर विस्थापित नहीं हो रही, और वस्तु जो है किस पे, सर के द्वारा वस्तु पर बल लगाया जा रहा है। तो बल और विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो कार्य कितना होगा, शून्य कार्य होगा। इसके और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अंतर दिया है, अंतर में आप अंतर लिख सकते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। डेफिनेशन आएगी पहला। दूसरा में ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसमें कमी होती है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, जो ऊर्जा रहती है सेम ऊर्जा रहती है। तो ये सिर्फ डेफिनेशन है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे और अपने हिसाब से चाहें तो जैसा भी आपको जो बेटर लगे, इसमें डेफिनेशन के अलावा एग्जाम्पल और जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लिखाया जाए या आप किताब से ज्यों का त्यों लिखें, आप अपनी शब्दों में भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही बात।